अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों। आज बात करते हैं 16 जुलाई 1945 की। ये वो दिन है जब अमेरिका के न्यू मैक्सिको स्टेट के एक रेगिस्तान में एक बम धमाका होता है। ये कोई आम बम धमाका नहीं था। पहली मर्तबा था कि दुनिया एक न्यूक्लियर हथियार को टेस्ट करने जा रही थी। इस न्यूक्लियर टेस्ट को एक कोड नेम दिया गया था जो था ट्रिनिटी। और न्यूक्लियर टेस्ट के जो रिसर्चर थे, जो के साइंसदान थे, उनमें अहम नाम था जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जो कि आज का हमारा सब्जेक्ट है। इसी मौजू पर अब हॉलीवुड की एक मूवी भी बनी हुई है ओपेनहाइमर के नाम से। मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा टाइम है कि लोगों को बताया जाए, अपनी ऑडियंस को बताया जाए कि आखिर एटम बम बनाया किसने। एटम बम बनाने वाला वो साइंसदान, क्या वो हीरो है या विलन? तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साइंटिस्ट ओपेनहाइमर, जो बेसिकली एक जर्मन फैमिली से वाबस्ता थे, उनका मज़हब यहूदी था। वो उस वक्त न्यूयॉर्क में रहते थे और ओपेनहाइमर की जो पैदाइश है वो भी न्यूयॉर्क में हुई। वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा ज़हीन हुआ करते थे। उनके पसंदीदा जो सब्जेक्ट्स थे उनमें फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री थी, पर उनका रुझान ज़्यादा फ़िज़िक्स की तरफ था। ये 12 साल की उम्र में ही न्यूयॉर्क के मिनरलॉजी क्लब में जाते हैं और वहाँ पे मिनरल्स के बारे में, फ़िज़िक्स के बारे में जाके लेक्चर देते हैं। ये वक्त था 1922 का, जब ओपेनहाइमर अपनी 4 साल की डिग्री सिर्फ 3 सालों में मुकम्मल करते हैं। वो अपने क्लास में टॉपर थे। उन्हें फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद थी। उसके अलावा वो दूसरे सब्जेक्ट्स भी शौक़ से पढ़ते थे। इनफैक्ट मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो ईस्टर्न सब्जेक्ट्स थे, मजहबी सब्जेक्ट्स, उसमें गीता भी आ जाती है और कुछ ऐसे किताब भी आ जाते हैं जो हमारे इस्लाम से वाबस्ता हैं। ये वो भी पढ़ा करते थे अपने मज़हब के अलावा। उसके बाद 1927 में सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्होंने फ़िज़िक्स में अपनी PhD भी मुकम्मल कर ली। उसके बाद ये वो टाइम था जबकि हिटलर ने यहूदियों पे अपना जुल्म शुरू किया था, जिसे हम होलोकॉस्ट भी कहते हैं। तो इसने पॉलिटिकली गैदरिंग्स में आना जाना भी शुरू किया। इसने सोचा कि यही वो टाइम है जब अपनी कम्युनिटी के लोगों को सपोर्ट किया जाए। फिर वो पॉलिटिकली जो जूइश कम्युनिटी थी उनके साथ उठता बैठता था और अपनी कम्युनिटी को डोनेशन भी करता था, सपोर्ट भी करता था। तो दोस्तों अब वक्त आता है 1939 का, जब हिटलर ने पोलैंड पे हमला किया। उसी टाइम से वर्ल्ड वार 2 की शुरुआत हुई। बेसिकली अमेरिका इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं था कि वो वर्ल्ड वार 2 का हिस्सा बने, पर वर्ल्ड वार 2 से एक महीना पहले 1939 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अमेरिका के प्रेसिडेंट को एक ख़त लिखा और उस ख़त में उन्होंने वार्न किया अमेरिका के प्रेसिडेंट को कि हिटलर एक एटॉमिक बॉम्ब बनाने की तैयारी में है। ये पहली मर्तबा था जब दुनिया को ये कॉन्सेप्ट मिल रहा था कि एटॉमिक बॉम्ब भी होते हैं। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अमेरिका के प्रेसिडेंट को इस बात के लिए तैयार होने को कहा कि आप भी तैयारी पकड़े। अगर उन्होंने एटम बम बना लिया तो हो सकता है वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक बात यहाँ पे नोट करने की है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन भी एक यहूदी साइंसदान थे। उस वक्त के जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे लियो सीनार्ड, वो एक कमेटी को तश्कील देते हैं और वो कमेटी साइंसदानों पर मबनी होती है और वो उनसे मशावरत करते हैं कि क्या हम यूरेनियम का इस्तेमाल करके कोई एटम बम जैसा एक हथियार बना सकते हैं, क्योंकि उससे पहले दुनिया में किसी ने भी इस पर तजुर्बा नहीं किया था और एटम बम का जो तख्लीक का ख्याल था वो बिल्कुल भी नया था। उस कमेटी में ये बात निकल के सामने आती है कि अगर यूरेनियम से कोई हथियार बनाना है तो 238 से हमें 235 यूरेनियम निकालना पड़ेगा और यूरेनियम 235 बहुत कम मिकदार में यूरेनियम में मौजूद होता है। तो जब तक हम उस यूरेनियम को अलग नहीं करेंगे या उससे बना नहीं लेंगे, जब तक हम कोई भी हथियार नहीं बना सकते। आपकी नॉलेज में इजाफा करता चलूँ कि और जो चेन रिएक्शन करता है, चेन रिएक्शन क्या है वो आगे चल के हम सीखेंगे। अब साइंसदानों के पास सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि यूरेनियम 238 से 235 को बनाया जाए, क्योंकि उसके सिवा ये मुमकिन ही नहीं था कि कोई हथियार बने। उसी टाइम 1940 में प्लेटिनियम को दरियाफ्त किया गया। अब प्लूटोनियम है क्या प्लूटोनियम को भी यूरेनियम 235 की जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है एटॉमिक बम को बनाने के लिए? ये एक नई दरियाफ्त थी और साइंसदानों ने उस पर भी काम करना शुरू कर दिया। अब एक तरफ साइंसदान अपना काम कर रहे थे तो दूसरी तरफ अपने बचाव के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट ने राब्ता किया यूनाइटेड किंगडम, मतलब बरतानिया के प्रेसिडेंट के साथ, कि हम एक एटॉमिक बम बनाने जा रहे हैं, क्या आप हमारा साथ देंगे? अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम इस वेपन को, इस टेक्नोलॉजी को अपने साथ शेयर करेंगे और ताकतवर बन जाएंगे। जब कोई हम पे हमला करे तो हम ये बॉम्ब इस्तेमाल करके उसे चुप करा देंगे।
तो बरतानिया के साथ उनका जो राब्ता हुआ था वो हुआ था 1941 में। उसके बाद ये टाइम शुरू हुआ कि 1941 में जापान ने अटैक कर दिया। जापान पर्ल हार्बर पर हमला कर देता है और ये वो वक्त था जबकि वर्ल्ड वार II में अमेरिका की एंट्री होती है। वो प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं वर्ल्ड वार II में। हालांकि मैंने जैसे आपको बताया कि अमेरिका का कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो इस जंग में शमूलियत अख्तियार करे। जब जापान ने उन पर हमला किया तो फिर उन्होंने फैसला कर लिया अब हमने इसका हिस्सा बनना है। अब हिस्सा बनना है तो किस पार्टी का हिस्सा बनना है, क्योंकि वर्ल्ड वार II में दो ऐसी पार्टीज़ थी जो एक दूसरे के अगेंस्ट में लड़ाइयाँ कर रही थी। तो उन्होंने फैसला किया कि वो उस अलायंस को ज्वाइन करेंगे जो जर्मनी और जापान के साथ लड़ाई कर रहे हैं। वो भी जापान और जर्मनी को सबक सिखाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले साइंसदान ये रिसर्च कर रहे थे कि एटम बम किस तरह से बनाना है। वो उस वक्त एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट था, लेकिन जब से अमेरिका ने वर्ल्ड वार II में एंट्री की तो ये साइंटिफिक प्रोजेक्ट एक मिलिट्री प्रोजेक्ट बन गया। उस टाइम के $2.2 बिलियन अमेरिका ने स्पेंड किए थे इस एटम बम को बनाने के लिए, जो आज हम इस महंगाई के दौर में देखते हैं तो तकरीबन $24 बिलियन बनता है। अब ये वक्त था जब एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया जिसका नाम था मैनहट्टन, और ये 1942 में स्टार्ट किया गया। उस प्रोजेक्ट का काम ये था कि वो एटम बम को बनाए। अब अमेरिकन और ब्रिटेन्स ये सोचते हैं कि हमारे ये जो प्रोजेक्ट है दुश्मन की आंख से छुपा रहे, तो इसलिए उन्होंने एक सीक्रेट सिटी बनाया था। उस सिटी की लोकेशन और नेम ओक रिज टेनेसी स्टेट में, जिसे द सीक्रेट सिटी भी कहा जाता था। वहाँ पे आके पूरी दुनिया से साइंसदानों को सेटल किया गया और सुबह शाम इसी बात की तैयारी हुआ करती थी। यूरेनियम पे टेस्ट हुआ करते थे और न्यूक्लियर वेपन की डिज़ाइन के बारे में बातें हुआ करती, लेकिन चंद ही ऐसे साइंसदान थे जो उस टेक्नोलॉजी को बनाने में कामयाब हो गए, जिनमें ओपनहाइमर का नाम भी है। सुबह शाम साइंसदान सिर्फ इसी बात पे लगे हुए होते थे कि यूरेनियम 238 से कैसे हम यूरेनियम 235 निकालें। यहाँ पे फिज़िक्स की न्यूक्लियर फिजिंग की बात है कि आखिर कैसे ये चेन रिएक्शन होता है, कैसे ये यूरेनियम रिएक्शन करता है। अब साइंसदानों का ये प्रोग्राम था कि 4 तरीके अपनाए जाएं इस यूरेनियम 235 को निकालने के लिए। एक था गैसियस एक्सचेंज, दूसरा सेंट्रीफ्यूज, और तीसरा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, और चौथा लिक्विड थर्मल डिफ्यूजन। अब इन 4 तरीकों में से 2 तरीके जो थे वो सक्सेसफुल हुए, गैसियस एक्सचेंज वाला और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन वाला। वाशिंगटन में एक सीक्रेट जगह पे, एक जगह पे तो यूरेनियम से यूरेनियम 235 निकालने की कोशिश की जा रही थी, और दूसरी जगह वाशिंगटन में एक सीक्रेट जगह थी, वहाँ भी यूरेनियम से प्लूटोनियम निकालने की कोशिश की जा रही थी, और वहाँ से उन्हें प्लूटोनियम भी मिल गया। अब वक्त ऐसा आया कि इन दोनों से, प्लूटोनियम से और यूरेनियम 235 से, दोनों से एटॉमिक बम बनाने की कोशिश की जा रही थी। एक्चुअली प्लूटोनियम को भी यूरेनियम 238 से प्रोड्यूस किया जाता है, जबकि हाइड्रोजन का एक आइसोटोप यूरेनियम 238 से बॉम्बास्ट किया जाता है तो प्लूटोनियम बनता है। तो फाइंड कर दिया गया, उसके बाद पता चला कि एक्चुअली ये जो प्लूटोनियम है ये और भी ज़्यादा रेडियो एक्टिव है और भी चेन रिएक्शन करता है। जब सब कुछ सेट हो गया और ये इन्वेंशन उनको पता चल गई, अब जब प्लूटोनियम भी बन गया था, उसके बाद अब टाइम था एक और जगह वो फाइंड करने का जहाँ पे प्रैक्टिकली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए, जहाँ पे डिज़ाइन बनाई जाए एटम बम की और थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी किया जाए। अभी तक जो कुछ भी था वो थ्योरेटिकली ही था। तो फिर जो जनरल ग्रूस थे उस टाइम, जो इस सारे प्रोग्राम को बज़ाहिर लीड कर रहे थे, उन्हें एक ऐसी जगह की ज़रूरत पड़ी जो जगह बहुत दूर हो और हर किसी की नज़र से परे। तो ओपनहाइमर ऐसी एक जगह को जानते थे जो न्यू मैक्सिको स्टेट में थी, जहाँ पे उसने अपनी छुट्टियाँ गुजारी थी। अब जबकि सारा मामला सेट हो गया, वो जगह भी मिल गई और उन लोगों ने सिलेक्ट भी किया कि हम लोग इसी जगह पे ये सारा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और अपने जो प्रोजेक्ट वाई है मशीन है वो यहाँ पे अपनी स्टार्ट करने वाले हैं। अब टाइम था कि इसे प्रैक्टिकली भी प्रूव किया जाए, क्योंकि प्रैक्टिकली अभी तक ये चेन रिएक्शन प्रूव नहीं हुई थी। अब आगे का टास्क दिया जाता है प्रोफेसर एनरिको फर्मी को कि वो प्रैक्टिकली इस चीज़ को प्रूव करें क्या वाकई में भी चेन रिएक्शन हो सकता है। तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में इसे प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं और चेन रिएक्शन चलाते हैं। उसके बाद जब अहम टाइम आता है कि ओपनहाइमर की ज़रूरत कहाँ पड़ी और किस लिए उसे फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है। एक्चुअली ये सारा का सारा जो काम था वो बहुत से साइंटिस्टों पर मुश्तमिल था। कुछ साइंटिस्टों ने थियोरेटिकली इस पर रिसर्च करी। ओपनहाइमर क्रिटिकल मास के एक्सपर्ट थे। क्रिटिकल मास उसे कहते हैं कि इस एटॉमिक जो बॉम्ब वो लोग बना रहे हैं उसमें कितनी क्वांटिटी में यूरेनियम 235 हो और कितनी मकदार में प्लूटोनियम हो। अगर मकदार थोड़ी भी हो जाती या बढ़ जाती तो ये सारा का सारा जो फार्मूला था, ये सारी की सारी मेहनत ज़ाया हो जाती। तो फिर अमेरिका ने सोचा कि हम 2 तरह के एटम बम्स बनाते हैं।
एक बनाते हैं गन टाइप जिसका नाम था लिटिल बॉय और दूसरा फैट मैन। अब जो कि लिटिल बॉय था उसमें दो जगहों पे, एक ऊपर वाली जगह और एक दूसरी नीचे वाली जगह, वहाँ पे सब क्रिटिकल मास रखा गया। ये क्रिटिकल मास तो नहीं था लेकिन सब क्रिटिकल मास था। जब ये दोनों एक दूसरे से आके मिल जाते उसके बाद ये क्रिटिकल रिएक्शन होता और चेन रिएक्शन आपके सामने होता है, बड़ा सा धमाका होता। दूसरा जो बॉम्ब था जो अमेरिका ने बनाया वो फैटमैन। अब फैटमैन की डिज़ाइन और फैटमैन आप देख सकते हैं ये डिफरेंट उस बॉम्ब से लग रहा है। अब क्यों? क्योंकि इसमें ये जो बॉम्ब था ये बॉम्ब बेस्ड था प्लूटोनियम के, और जो लिटिल बॉय था वो बॉम्ब जो था वो बेस्ड था यूरेनियम के। इस बॉम्ब में ओपेनहाइमर को ऐसी जगह इस प्लूटोनियम को सेट करना था जैसे कि उस प्लूटोनियम पे प्रेशर पड़े और चेन रिएक्शन हो। बज़ाहिर अगर ये प्रेशर नहीं पड़ता तो फिर ये काम भी नहीं हो सकता था। फिर प्लूटोनियम की थोड़ी सी मिकदार को राख में रखा गया और उसके बाहर जो थे एक्सप्लोसिव्स लगाए गए। जब वो एक्सप्लोसिव फट जाते तो उनका सारा का सारा प्रेशर प्लूटोनियम में पड़ता, फिर चेन रिएक्शन होकर धमाका होता। तैयार हो। फिर ओपेनहाइमर ने ये सजेशन दी कि इसे टेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि जो गन टाइप जो बॉम्ब था उसकी डिज़ाइन से साइंसदान वाकिफ़ थे और इस डिज़ाइन से साइंसदान वाकिफ़ नहीं थे। तो उन्होंने ये सोचा कि इसकी हम एक्सपेरिमेंट करें, क्या वाकई ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर टाइम आता है प्रोजेक्ट वाई का, वो लोकेशन जहाँ पे उसे एक्सपेरिमेंट के लिए फोड़ा गया। तो वो उस बम को ले गए और एक स्टील के टावर पे तकरीबन 100 मीटर की ऊंचाई पे फैटमैन को टांगा गया और फिर उस बम का वहाँ पे जाके धमाका किया गया। जब वो धमाका हुआ तो ओपेनहाइमर बहुत शॉक रह गए और उन्होंने ये देखा कि वो स्टील टावर पूरा का पूरा इवापोरेट हो गया और उसका जो मशरूम क्लाउड था वो तकरीबन 12 किलोमीटर तक आसमान में चला गया। फिर ओपेनहाइमर के ज़ुबान से भगवत गीता के कुछ अल्फाज निकलते हैं। इसे ट्रिनिटी का नाम दिया गया। अब इसको एक महीना पूरा भी नहीं हुई था जब 6 अक्टूबर 1945 को अमेरिका ने जापान पे लिटिल बॉय को जाके गिरा दिया और वहाँ पे बहुत तबाही हुई। ये अमेरिका की कामयाबी थी और ओपेनहाइमर भी बहुत खुश हुए। उनके मुंह से ये लफ्ज़ भी निकल आए, काश कि ये बॉम्ब में जर्मनी में हिटलर के ऊपर जाकर फोड़ देता। 3 दिनों के बाद फैटमैन को नागासाकी पे गिराया गया और बहुत नुकसान हुआ। तो फिर ओपेनहाइमर ने बहुत रिग्रेट फील किया और उन्होंने ये सोचा कि मैंने इंसान ज़ात के हाथ में कैसी बला दे दी, अब वो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे ना, ये अंदाज़ा ही है कि इससे कितना नुकसान हो सकता है। फिर ओपेनहाइमर बहुत पछता रहे थे और फिर वो एक चिट्ठी लिख के अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास जाते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि हमें इस एटॉमिक प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म करना होगा क्योंकि ये इंसान ज़ात के लिए बहुत नुकसानकार हो सकता है। आफ्टर सम टाइम ओपेनहाइमर फिर से मिलते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ। एक तकरीब में वो सबके सामने वहाँ पे उन्हें कह देते हैं कि आई हैव ब्लड इन माई हैंड्स। तो वो सुन के अमेरिका के प्रेसिडेंट को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पे सिक्योरिटी के लोगों को कहते हैं कि इन्हें निकाल फेंको बाहर। ओपेनहाइमर ने जब इस बात का एहतजाज किया तो उन्हें उनकी नौकरी से भी निकाल दिया गया। बकाया ज़िंदगी उन्होंने अपनी डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके लेक्चर देने में गुजारी और फिर सारी ज़िंदगी उन्हें यह मलाल रहा कि उन्होंने ये कैसी टेक्नोलॉजी इंसानों के हाथ में दे दी। इस टेक्नोलॉजी के ईजाद के बाद जो आइंस्टाइन थे उनकी एक फेमस कोटेशन थी जो बहुत दुख भरी भी थी। उन्होंने कहा था मैं कभी अपने लिए कोई भी फंदा नहीं बनाया लेकिन इंसानों ने अपने लिए एटम बम बना लिए। आज हम देखते हैं कि इस दुनिया में तकरीबन 9 ऐसे ममालिक हैं जिनके पास एटम बम है। अल्लाह का शुक्र है कि आज तक किसी भी मुल्क ने एटम बम का इस्तेमाल नहीं किया। वो उस वक्त हुआ था जो तबाही पूरी दुनिया ने देखी, उसके बाद किसी की ये हिम्मत नहीं हुई इस तबाही के सामान को कोई इस्तेमाल कर सके। ओपेनहाइमर की जो ज़िंदगी का अख्ताम हुआ वो थ्रोट कैंसर की वजह से हुआ था। ये बात किसी से ढकी छुपी है नहीं कि वो बहुत ज़्यादा चेन स्मोकिंग किया करते थे और यही उनकी आदत उनकी ज़िंदगी को ले डूबी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिलती हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको ऐसे नए टॉपिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं किसी नए टॉपिक में किसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।